तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और एमपीएसआई और एमपीएएसआई की जो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चालू होने वाली हैं इस चैनल पर, वो भी आपके पास में पहुँच सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किन किन ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं। रोहित द्विवेदी जी, इनके 79 नंबर आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में विजय परमार जी हैं, इनके 75 नंबर आए हैं। और इन दोनों लोगों ने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, है ना। तो ये हैं भैया, देखो 79 नंबर, मेरे आपकी कृपा से 79 नंबर आए हैं सर, और अपने लैब का टॉपर बन गया हूँ। काफ़ी सारे प्रश्न भी इन्होंने भेजे हैं, ठीक है। और ये इन्होंने बताया कि सर 7 से 8 क्वेश्चन सीधे सीधे आपकी पीडीएफ से फंसे थे शुक्ला जी, मतलब अपने नोट्स जो पीडीएफ वाले नोट्स हैं वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं। विजय परमार जी, इनका स्कोर 75 रहा और इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रश्न भेजे हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं एनालिसिस की, और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। साइंस से हम शुरुआत करने वाले हैं। अंगूर का पीएच मान कितना होता है, ये प्रश्न आज आपका पूछा गया था। तो अंगूर का पीएच मान 2.9 से 3.3 के बीच में होता है। पीएच मान से भी काफ़ी सारे प्रश्न बन रहे हैं। देखिए, तो अंगूर के रस का पीएच मान 2.9 से 3.3 के बीच में होता है, जो इसे अम्लीय बनाता है। यह मान विशिष्ट किस्म और उत्पाद के आधार पर थोड़ा बहुत भिन्न हो सकता है। तो अम्लीय प्रकृति क्यों होती है? अंगूर के रस में सिट्रिक एसिड और मैलिक जैसे एसिड पाए जाते हैं, जो पीएच मान को 7 से नीचे ले जाते हैं। आप जानते हैं 7 से ऊपर अगर पीएच मान होगा तो वो क्षारीय होगा, 7 से कम पीएच मान होगा तो वो अम्लीय होगा, और एग्जैक्ट 7 होगा तो वो उदासीन होगा। जैसे कि पीने वाले जल का जो पीएच मान है वो एग्जैक्ट 7 होता है ठीक है। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह अभी 79 नंबर उन भाई के आए थे, उन्होंने बताया कि आपके पीडीएफ से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। तो ये पीडीएफ जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं। इनको लेकर के आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इन्हीं नोट्स को पढ़ करके इन भाई के 89 नंबर आए हैं एसटी कैटेगरी के। इन्हीं नोट्स को पढ़ करके ये जो है भाई ने मतलब कमेंट किया था, आपने देखा भी होगा। शुक्ला सर की पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली, 8 दिन में इनका 80 स्कोर आया है। ठीक है, तो आप भी इन नोट्स को अभी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 189 की जगह अब आपको 179 179 रुपये में उपलब्ध है। इसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अभी तक जितना भी एग्जाम एनालिसिस कराया है उन सब की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। और जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं उनसे यही कहना है, सबसे पहले आप एनालिसिस की सारी पीडीएफ पढ़ करके जाइए, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना ये आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया। इसी तरह से एमपी एएसआई और एसआई के नोट्स की अगर हम बात कर लें, तो एमपी एसआई का नोट्स लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एमपी एसआई के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपये में उपलब्ध हैं। अब जिस तरह से एमपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न सीधे अपने नोट से आए हैं, उसी तरह से एमपी एसआई और एमपी एएसआई में भी प्रश्न सीधे अपने नोट्स से आएंगे। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो छोटी सी प्रक्रिया है, देख लीजिए। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट चाहिए तो 179 179 का पेमेंट करना है। एएसआई एलडीसी वालों को भी 179 का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपी एसआई के नोट चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। अगर ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आगे की सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साइंस का अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का 3 गुना बड़ा काल्पनिक एवं आभासी आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं, तो वस्तु को उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा? तो अगर आप 3 गुना प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 1.5 गुना दूरी पर वस्तु को रखना होगा। देखिए कैसे। तो वस्तु के आवर्धन 3 गुना के आधार पर उसे उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, यह लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। यदि एक काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो वस्तु को लेंस से इस प्रकार रखना होगा कि फोकल लंबाई से 1.5 गुना अधिक दूरी पर रखी हो। यदि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो वस्तु को लेंस से इस प्रकार रखना होगा कि फोकल लंबाई 1.5 गुना से कम दूर पर हो। ठीक है, अगर आपको आभासी प्रतिबिंब चाहिए तो 1.5 गुना से अधिक दूरी पर रखना होगा। अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो 1.5 गुना से कम दूरी पर वस्तु को रखना होगा। चलिए अगला देखिए। अगला पूछा गया है, साइंस का ही प्रश्न है कि मनुष्य के स्पर्म और मूत्र मार्ग देखो, मनुष्य का स्पर्म और मूत्र
किस एक मार्ग से निकलता है? दोनों एक ही मार्ग से निकलते हैं, तो उत्तर हो जाएगा यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग। तो मनुष्य के शुक्राणु यानी स्पर्म और मूत्र दोनों ही मूत्र मार्ग यूरेथ्रा से निकलते हैं। जो पुरुषों में एक साझा मार्ग है, मूत्राशय से मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकलता है, जबकि पुरुष स्खलन के दौरान वीर्य भी मूत्र मार्ग से ही होकर के बाहर निकलता है। ठीक है, तो मूत्र की अगर हम बात करते हैं तो गुर्दे रक्त को फिल्टर करके मूत्र बनाते हैं, या मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में जमा हो जाता है, और जब मूत्राशय भर जाता है तो यह मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। वहीं अगर हम शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं और परिपक्व होते हैं। स्खलन के दौरान वे अधिवृषण से गुजरते हैं और शुक्रवाहिनी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, जहां पर वे मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कितना कार्य होगा? यानी कार्य आपसे पूछा गया, किसी वस्तु पर 1 वोल्ट विभवांतर लगा रहे हैं, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो कितना कार्य होगा? तो मतलब कार्य की सीधे सीधे परिभाषा पूछी गई है, तो 1 जूल कार्य होगा। कैसे होगा? देखिए, 1 वोल्ट विभवांतर 1 एम्पियर धारा के प्रवाह पर किया गया कार्य 1 जूल होता है। इसका कारण यह है कि 1 वोल्ट की परिभाषा ही यह है कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। मतलब सीधे परिभाषा को थोड़ा सा घुमा करके आपसे पूछ लिया था, तो कार्य की परिभाषा पूछी गई थी, 1 जूल इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा तत्व है जो कॉपर को तो विस्थापित कर देता है लेकिन मैग्नीशियम को नहीं कर पाता है? कौन सा ऐसा तत्व है? तो जिंक यानी कि जस्ता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो वह तत्व जिंक है जो कॉपर को विस्थापित कर सकता है लेकिन मैग्नीशियम को नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है लेकिन मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर को तो विस्थापित कर देता है, यानी तांबे को तो विस्थापित कर देता है लेकिन मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजा जी का मेला कल भी पूछा था, देखो आज भी रिपीट हुआ है। तेजा जी का मेला क्यों लगाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये पूछा गया था। तो तेजा जी के जन्म के उपलक्ष्य में, कल भी हमने आपको डिटेल में समझाया था, इनके जन्म के उपलक्ष्य में तेजा जी का मेला लगाया जाता है। ठीक है, और कल पूछा था कि कहाँ पर लगाया जाता है, आज पूछा है क्यों लगाया जाता है। तो प्रश्न वही घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं, डायरेक्ट अपने पीडीएफ से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश में तेजा जी का मेला गुना जिले के भामावाद गांव में आयोजित किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह मेला भाद्रपद माह की तेजा दशमी को तेजा जी के जन्म के उपलक्ष्य में लगता है, और इसमें सर्पदंश से बचाव के लिए अनेक अनुष्ठान किए जाते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं, आगे इससे और भी प्रश्न बन सकते हैं। आयोजन स्थल, तो यह मेला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के गुना जिले में आयोजित होता है। समय, भाद्रपद की तेजा दशमी को लगाया जाता है। मुख्य उद्देश्य, इसका आयोजन लोक देवता तेजा जी के जन्म के उपलक्ष्य में लगाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान, इस मेले में सर्पदंश के इलाज के लिए, अब ये पूछा जा सकता है भाई इसकी विशेषता क्या है, क्यों मनाया जाता है? आगे पूछेंगे सर्पदंश की, मतलब कि यहाँ पर इलाज किया जाता है, पूछें किसका इलाज किया जाता है, तो सर्पदंश यानी अगर स्नैक बाइट होती है, सांप काट लेता है, तो उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है। तेजा जी को काला बाला यानी बुखार और सांप के जहर के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ये नाम ध्यान रखना, आगे आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा नहीं दिया गया था। अगर नर्मदा नहीं दिया है तो ताप्ती नदी सही आंसर हो जाएगा। आपको बताया भी था कि देखो ये है आपका अमरकंटक पर्वत, यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं। एक नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, एक सोन नदी ये इस तरफ चली जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ मुल्ताई से आपकी ताप्ती नदी निकलती है, ये भी नर्मदा के समानांतर बहती हुई, और ये दोनों नदियाँ जाकर के अरब सागर में गिर जाती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर ये नदियाँ बहती हैं। यही आपसे पूछा गया था, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा ऑप्शन में नहीं था, ताप्ती ऑप्शन में था, तो ताप्ती आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अगर हम उद्गम की बात करें तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का मुल्ताई नामक स्थान है। पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहती है। 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, टोटल लेंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। यह मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी होकर के बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। परधौनी नृत्य ये किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो बारात के स्वागत से संबंधित है ये परधौनी नृत्य। आइए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। तो परधौनी नृत्य मध्य प्रदेश में, थोड़ी सी आप जानते हैं, गले में खराश है, खांसी वगैरह है, 4-5 दिन से ही तबीयत खराब है, जुकाम हुआ था, फिर खांसी हो गई, लेकिन आपका एग्ज़ाम है तो हम किसी भी तरह से कोशिश करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा लंबी नहीं बना पाते हैं क्योंकि खांसी बीच में आने लगती है, समस्याएं हैं भाई, है ना, मौसम चेंज हो रहा है तो ये सब तो होता ही है। चलिए भाई, देखो परधौनी नृत्य मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बारात के स्वागत के लिए आयोजित किया जाता है। यह नृत्य बैगा समुदाय की एक प्रमुख सांस्कृतिक परंपरा है और इसका उद्देश्य विवाह समारोह में आनंद और उत्सव से भरना है। तो विवाह समारोह में परधौनी नृत्य किया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है।
अवसर हो गया विवाह समारोह, उद्देश्य बारात का स्वागत करना और विवाह के उत्सव और आनंद में मनोरंजन फैलाना इसका यह उद्देश्य होता है। अगला, शतरंज में कितने प्यादे होते हैं? तो कुल 16 प्यादे जो हैं वो शतरंज में होते हैं। देखिए, तो शतरंज में प्यादों की कुल संख्या 16 है, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी के पास में 8 प्यादे होते हैं। अगर सिंगल प्लेयर की बात की जाए तो 8 प्यादे एक खिलाड़ी के पास होते हैं, टोटल 16 होते हैं। ये प्यादे खेल की शुरुआत में एक पंक्ति में रखे जाते हैं और खेल के सबसे कमजोर मोहरे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11। भारत ने जो है 1935 के अधिनियम से क्या-क्या लिया था? 1935 के एक्ट से पहले भी प्रश्न पूछा है, फिर से आपसे पूछा है, तो इसके मुख्य प्रावधान देख लेते हैं। पहली बात, केंद्र में द्वैध शासन। तो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके इसे केंद्र में लागू किया गया। ये भी भारत सरकार ने सीधे जो है 1935 के एक्ट से उठा लिया है। अपने यहाँ भी यही है, केंद्र में द्वैध शासन लागू होता है। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है, जिसके तहत वे राज्यपाल के नेतृत्व में स्वयं के कानून बना सकते हैं। ठीक है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संघीय सूची 59 विषय हैं, राज्य सूची 54 विषय हैं, समवर्ती सूची 36 विषय इसमें रखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने 1935 के एक्ट से ली हैं। और आज जो एग्ज़ाम है वो अच्छे लेवल का था, सेकंड शिफ्ट में हाई फाई लेवल का एग्ज़ाम आया है आज। ठीक है, ज़्यादातर स्टेटमेंट वाले प्रश्न ही आपसे पूछे गए हैं। अगला, भारत में आयोजित किया गया राष्ट्रमंडल खेल 2010 किस उद्देश्य से आयोजित किया गया था? उद्देश्य इसका पूछा गया था, आइए बता देते हैं। दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो भारत में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों को मुख्य रूप से खेलों की मेजबानी करने की, भारत की क्षमता का प्रदर्शन करने, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, देश की वैश्विक छवि को बेहतर करने के लिए बनाने के उद्देश्य से किया गया था। इस आयोजन ने भारत को दुनिया के सामने अपनी खेल शक्ति, आर्थिक प्रगति और आधुनिकता को दर्शाने का अवसर प्रदान किया कि भारत भी खेलों का आयोजन कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, देखो एक और कठिन प्रश्न है, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल में क्या अंतर है? तो देख लेते हैं। नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच मुख्य अंतर यह है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य मुख्य रूप से शिकारी और संग्राहक था, जबकि नवपाषाण काल में उसने कृषि करना, कल हमने आपको इसके बारे में समझाया था, कृषि करना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हो गया। ठीक है ना, पशुपालन और स्थायी बस्तियां विकसित की। मध्य पाषाण काल संक्रमण काल था, जिसमें जीवन शैली में बदलाव शुरू हो गया। वही नव पाषाण काल में ये बदलाव एक स्थायी सभ्यता को नींव रखने वाला विकास में बदल गया। यानी कि देखो, मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे हमने सीखना चालू किया था, लेकिन नव पाषाण काल में हम एकदम सीख चुके थे सारी चीजें, पहिए का हमने आविष्कार कर लिया था। अब हम एक जगह रह करके कृषि करके अपने भोजन का उत्पादन किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, चतुर्भुज के एक बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। मतलब इस तरह से चतुर्भुज दिया गया था, एक बिंदु P था, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींची जाती हैं। तो चतुर्भुज का आपको परिमाप बताना था, स्पर्श रेखाओं की लंबाई दी गई थी। बेलन का आयतन देकर के बेलन की त्रिज्या पूछी गई थी। सूत्र अगर आपको याद होगा, आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकेंगे। अगला, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाए, उसके उपरांत पुनः 15% की कमी की जाए, जो घटा हुआ मूल्य है, 15% की कमी की जाए, तो कमी करने के बाद में विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। और एवरेज के लगभग 4 प्रश्न आपके एवरेज के पूछे गए थे। एवरेज और परसेंटेज इस शिफ्ट में ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, एडवांस को इतना नहीं पूछा है। आयु का कोई प्रश्न नहीं था। एवरेज के बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न थे। ठीक है, मतलब कि एवरेज स्पीड वाले प्रश्न थे, और इतने एग्जैक्ट तो किसी को इतना मैथ के सवाल नहीं याद रहते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लगभग 3 प्रश्न SI इस शिफ्ट में नहीं पूछा था। परसेंटेज के 4 प्रश्न, एक प्रश्न बॉड मास से और एक प्रश्न बोट एंड स्टीम, यानी कि इसमें ट्रेन वाला पूछा गया था, बोट और स्टीम से नहीं था, ट्रेन वाला एक प्रश्न पूछा गया था। बाकी वही आपके सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, विभाज्यता के नियम, यही सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए, तो राजू का स्थान दाएं ओर से 38वां है, बाईं ओर से 42वां स्थान है, तो कुल कितने छात्र उस पंक्ति में हैं? इसका सीधा सीधा सूत्र हमने आपको बताया था। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे, तो टोटल निकल करके आ जाएगा। इस आधार पर 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं। अगला, 1999 से 2000 तक किसी व्यक्ति के कितने जन्मदिन आएंगे यदि उसका जन्म 29 फरवरी को हुआ है, ये पूछा गया था। 2004 तक, ठीक है, 1999 से 2004 तक। इसके बाद में अगली इमेज कौन सी आएगी, नेक्स्ट इमेज, तो इस नेक्स्ट इमेज के लगभग 3 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आपका क्लॉक का पूछा गया था। कथन पूर्व धारणा, क्लॉक का शायद इस शिफ्ट में नहीं था, इस शिफ्ट में नहीं था। कथन पूर्व धारणा के 5 से 6 प्रश्न, सेम एड्रेस वाले प्रश्न 2 पूछे जा रहे हैं। और इसकी ट्रिक हमने जो बताई थी आज, जो परमार जी हैं उन्होंने बताया, सर आपकी ट्रिक से हमने किया था, बहुत आराम से आसानी से दोनों प्रश्न सॉल्व हो गए थे। तो वीडियो देख लेना, सेम एड्रेस बाई सक्सेस जंक्शन वीडियो आपको मिल जाएगी, सेंटेंस अरेंजमेंट बाई सक्सेस जंक्शन वीडियो आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी, हम जिन लोगों ने नोट्स लिया है उन लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी गई है। जो भी नए टॉपिक ईएसबी लेकर के आता है,
उसका पीडीएफ बना करके हम नोट्स के रूप में आपको दे देते हैं, है ना? इसीलिए हमारे नोट्स को पढ़ने के बाद में बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जो पूछ रहा है उसी के नोट्स हम आपको दे रहे हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट 2 प्रश्न, रैंकिंग के 2 प्रश्न, पेपर फोल्डिंग का 1 प्रश्न, एम्बेडेड फिगर, बाकी सब वही है। मानसिक अभिरुचि 5 से 6 नंबर की, कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 नंबर की, 2 प्रश्न सिलोक के आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न थे, 1 प्रश्न डायरेक्शन का पूछा गया था। अगर आप प्रश्नों की बात करते हैं तो मैथ के वही 20 प्रश्न हैं, 40 प्रश्न रीजनिंग के हैं, लेकिन थोड़े से कठिन लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? साइंस आपका 12 नंबर का है, बाकी आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर है। वहीं अगर क्वेश्चन की बात करते हैं कितने रॉन्ग हैं, तो लगभग 2 प्रश्न आज जो है गलत यहाँ पर देखने को मिले हैं, 1 से 2 प्रश्न, ठीक है? स्कोर की बात कर लेते हैं तो कम स्कोर देखने को मिला, क्योंकि जीके जीएस के जो प्रश्न थे काफ़ी डीपली पूछे गए थे, घुमा करके पूछे गए थे। 75, 79, 76, 78, 79 तक का स्कोर यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है? अपने नोट्स से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है लोगों को। आप भी अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7052547003, इस पर मैसेज करके, एसएमएस करके, मतलब एसएमएस का अर्थ है व्हाट्सएप करके आप यहाँ से नोट से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप एमपीएसआई, एएसआई दे रहे हो, छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम हो, इन सब के नोट्स आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। इतनी तबीयत खराब है, फिर भी आपके लिए हम लगातार वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी हमसे हिम्मत हो पा रही है, ठीक है ना? तो भाई शेयर करना, लाइक करना, ये आपका फर्ज बनता है। प्यारा सा कमेंट कर देना तो और अच्छी बात हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।